करेगुट्टा की पहाड़ियों पर ऑपरेशन संकल्प 14 दिनों से जारी है। पहाड़ियों पर आगे बढ़ रहे सुरक्षा बलों के सामने आईईडी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस ऑपरेशन में अब तक 200 आईईडी बरामद किए जा चुके हैं। करेगुट्टा की वो पहाड़ियां जिसे नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना बताया जाता है, वहां करीब 14 दिनों यानी कि 330 घंटों से ऑपरेशन संकल्प जारी है। उस ऑपरेशन को नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभी तक का सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है। हालांकि 14 दिन बाद भी इस अभियान में वो सफलता नहीं मिली है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसा दावा है कि पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को घेर रखा है, जिसमें हिडमा समेत बड़े नक्सलियों के घिरे होने के दावे भी किए जा रहे हैं। अभियान के 14वें दिन सोमवार को सर्चिंग में जुटे एसटीएफ के 2 जवान आईईडी की चपेट में आ गए। दोनों जवानों को हल्की चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबरों की माने तो सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आईईडी बन रहे हैं। नक्सलियों ने उसूर की पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में आईईडी बिछा रखे हैं, जिन्हें डिफ्यूज कर लगातार सुरक्षा बलों की टीम आगे बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक इस इलाके में 200 से ज्यादा आईईडी रिकवर की गई है, जिन्हें सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने बिछाया था। ये अभियान उसूर इलाके के नीलमसराई, दोबे, नंबी, दुर्गमगुट्टा और करेगुट्टा पहाड़ी रेंज में चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरी पर्वत श्रृंखला को घेर रखा है। नीलमसराई, दोबे की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों का कब्जा हो चुका है। दरअसल सालों से नक्सलियों के लिए ये इलाका सेफ जोन रहा है, इसलिए यहाँ की परिस्थितियों से नक्सली अच्छे से वाकिफ हैं। दूसरी तरफ आगे बढ़ रहे सुरक्षा बलों के लिए ये रास्ते हर दिन नए खतरे लेकर आ रहे हैं, जो ऑपरेशन की रफ्तार भले ही कम कर दे, लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले के आगे ये खतरे भी पस्त नजर आ रहे हैं। करेगुट्टा या उसूर की इस पर्वत श्रृंखला को तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आने का गेट माना जाता है। ऐसे में एक बार इन पर सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया तो तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आने वाले नक्सलियों का ये आसान और सुरक्षित रास्ता बंद हो जाएगा, जो इस अभियान की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देश में बढ़ते हादसों के पीछे जितना बड़ा कारण तेज रफ्तार है, उतना ही बड़ा कारण खराब और खस्ताहाल सड़कें भी हैं। रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए तमाम काम किए जाते हैं, लेकिन खस्ताहाल सड़कों को सुधारने की तरफ क्या किसी का ध्यान नहीं जाता। गुना में युवाओं के एक समूह ने खस्ताहाल हो रहे महावीरपुरा ओवरब्रिज पर अनोखा प्रदर्शन किया। उनका ये प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बना है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, इन गड्ढों से बचकर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसकी आंखें कमजोर हैं, उसके लिए भी इलाज कर दिया है, आसपास चूना डाल दिया है। अब तो एक एक गड्ढा साफ नजर आ रहा है ना। चूने की लाइनों से सड़क पर लिख दिया है, वेलकम टू गुना। गड्ढों से भरी गुना की सड़कों पर आपका स्वागत है। ये चूने की लाइनों के बीच मुस्कुरा रहे गड्ढों से पार पा लिया तो गंगा नहाने जैसा एहसास हो सकता है। यह है गुना शहर का महावीरपुरा ओवरब्रिज। जर्जर होते ब्रिज में गड्ढे इतने हैं कि गिनना मुश्किल है। लोहे के एंगल डामर के बीच में से झांक कर आते जाते राहगीरों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो क्या हुआ, जिम्मेदार आंख मूंद कर सो रहे हैं। लगता है जवाबदारों ने इन रास्तों पर आना बंद कर दिया है। शहर में काम करने वाले एक ग्रुप ने बीड़ा उठाया है। प्रशासन सो रहा है तो जगाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। एक एक कर ब्रिज के 100 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढों के आसपास चूने की लाइन यूं बना दी है, मानो लक्ष्मण रेखा हो। लेकिन ये गड्ढे रावण से भी तुष्ट नजर आ रहे हैं। ये इस सीमा को भी लांघ जाने की ताकत रखते हैं। इस सड़क पर जो भी गड्ढे हैं, उनको हमने चूने से हाईलाइट किया है और देखने में आया करीब 100 गड्ढे के आसपास इस पूरे ब्रिज पे 100 गड्ढे हैं और तकरीबन 10,000 वाहन
या इससे ज़्यादा वाहन भी हो सकते हैं। इतनी संख्या में यहाँ से वाहन रोज़ाना गुजरते हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस ब्रिज की अनदेखी कर रहा है। लोग छुटमुट घटनाओं से रोज़ाना चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े वाहन इन गड्ढों को बचाने के फेर में सड़क को क्रॉस करते हुए चलते हैं तो दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। पर जो गहरे गड्ढे हुए हैं इनको भरना चाहिए। अगर ये प्रशासन आने वाले दिनों में इन गड्ढों को भरने का काम नहीं करेगा तो हम स्वयं जनसहयोग से इन गड्ढों को भरने की कोशिश करेंगे। प्रशासन को जगाने के लिए ये इन लोगों का पहला कदम है। चेतावनी भी दी है कि प्रशासन नहीं जागा तो खुद गड्ढे भरेंगे। उम्मीद करते हैं कि कुंभकर्ण की नींद में सोया प्रशासन जागेगा और इन्हें गड्ढों को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुना से एनडीटीवी के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश में आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। रविवार को मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। कई इलाकों में ओले गिरने की खबरें भी आई तो सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर चौंक मच जाइएगा। मानसून आने में अभी समय है। ये बेमौसम बारिश है जिसने मध्य प्रदेश के कई जिलों को तरबतर कर दिया। रविवार और सोमवार को आंधी तूफान और बेमौसम बारिश की मार मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिली। रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, विदिशा, खंडवा समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। भोपाल और इंदौर में आंधी बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। गुना जिले में रविवार को आई तेज आंधी और तूफान ने शहर और ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचाई। शादी समारोह में लगाए गए टेंट उड़ गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। धार्मिक जुलूस के स्वागत में लगाए गए भव्य स्वागत द्वार जमींदोज हो गए। कई पेड़ धराशायी हो गए। अशोकनगर में भी आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुंगावली की पुरानी कृषि मंडी में टीन शेड गिर गया। विजयपुरा गांव में तूफान से मोबाइल टावर गिर गया। जिले में कई जगह बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। बुरहानपुर में भी बेमौसम बारिश ने लोगों की समस्या बढ़ा दी। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। गरज चमक के साथ कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हालांकि बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। नीमच के कई इलाकों में बारिश और ओले गिरे हैं। कई जगह पेड़ गिरने की घटना सामने आई है। नीमच कृषि उपज मंडी के पूरे परिसर में पानी भर गया। ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। रविवार को इंदौर में आए आंधी और तूफान ने जमकर कहर बरपाया। बारिश से पूरे शहर की लाइट गुल हो गई, जिसे सुधारने में सोमवार दोपहर तक का समय लग गया। इंदौर के पूर्व नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा के घर में नाले का पानी घुस गया। जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और घर से पानी निकाला गया। मंदसौर के शामगढ़ में बारिश से कृषि उपज मंडी में खुले में रखी किसानों की फसल भीगकर खराब हो गई। किसानों ने फसलों को ढककर फसल को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज बारिश के सामने किसान बेबस नजर आए, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आगर मालवा इलाके में हो रही बेमौसम बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कृषि उपज मंडी में खुले में रखा हुआ करीब 10,000 क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि के अलावा दिन में हुई जोरदार बारिश ने व्यापारियों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। गोदामों तक पहुंचने से पहले गेहूं भीग गया। देवास में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से प्याज की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस बार प्याज के बम्पर उत्पादन का अनुमान था। ऐसे में किसानों के सपनों पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया। रविवार सोमवार को मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कई लोगों के लिए ये बारिश और तूफान परेशानी बनकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी। एमपीसीजी प्राइम की जबलपुर के ट्रिपल आईटी डीएम कॉलेज से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा पर हॉस्टल की दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो शूट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि छात्रा ने हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा रखा था। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट।
जबलपुर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैनेजमेंट यानी IIITTM, जिसकी गिनती देश के नामी IIIT संस्थानों में होती है, वहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि कॉलेज के हॉस्टल में छात्राओं के न्यूड MMS बनाए जा रहे थे और इसका आरोप कॉलेज की ही एक छात्रा पर लगा है। कॉलेज की एक छात्रा पर आरोप है कि वो हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरे की मदद से अन्य छात्राओं के वीडियो बना रही थी। मामले का खुलासा हुआ तो आरोपी छात्रा का मोबाइल जांचा गया, जिसमें कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोपी छात्रा के मोबाइल से खुलासा, कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले। छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड को ये वीडियो भेजे, कई अन्य लोगों को भी वीडियो भेजने के सबूत। घटना के बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत की तो कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्रा और उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। कॉलेज प्रशासन ने जब ठोस कदम नहीं उठाया तो नाराज छात्रों ने एकजुट होकर डुमना पुलिस चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी छात्रा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। देखिए, मामला ऐसा हुआ है कि कल एक लड़की पकड़ी गई है हमारे गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में। वो किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। थैंकफुली जो विक्टिम है उसने देख लिया कि कोई एक फ़ोन है, वो वॉशरूम के स्टॉल के ऊपर से नल पे चढ़ के रिकॉर्ड कर रही थी। विक्टिम ने देखा, उन्होंने इमीडिएटली केयरटेकर को इन्फॉर्म किया, फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। स्टूडेंट बॉडी ने इन्वेस्टिगेट किया है, सबका फ़ोन चेक हुआ है। उसके जो डिवाइस था जिससे वो वीडियो बना रही थी वो हमारे कॉलेज के पास है एंड अभी कॉलेज के कस्टडी में ही है वो लड़की। अभी उसके ऊपर कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ है। जिसको पकड़ा गया है, मतलब वो जो लड़की ने बोला है उसको बाय चांस कल देखा गया है, तो वो ऐसे नहाने गई थी अंदर और इसका हाथ ऊपर से दिखा है उसको और उसने देख लिया कि वो सडनली वीडियो रिकॉर्ड कर रही है चढ़ के, तो वो एकदम से डर गई थी, तो वो आके सबको बताई, फिर वो पकड़ी गई और उसके बाद हमें उसका पता नहीं है, शायद वो अभी कॉलेज की कस्टडी में है। हमारी कॉलेज में हमारे ही बच्चे ऐसे वीडियोस बना रहे गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स करके, तो इसमें हमारी सेफ्टी कहाँ पे है। थाना खमरिया स्थित IIIT कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं आज डुमना चौकी आए थे। उनने ये शिकायत की कि सेकेंड ईयर की एक छात्रा जो है वो अपने ही सहपाठी रूम पार्टनर की बाथरूम में वीडियो बनाते पकड़ी गई है। इस सूचना को संज्ञान में ले लिया गया है और इसमें तत्काल थाना प्रभारी खमरिया और चौकी प्रभारी डुमना मौके पर पहुंचे हैं। इसमें जो संबंधित छात्रा है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इसमें पूरे डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और जो भी इसमें कानूनी त्रुटि पाई जाएगी तत्काल इसमें FIR दर्ज कर वैधानिक निराकरण किया जाएगा। IIITDM, जिसकी गिनती देश के चुनिंदा प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में होती है, जहां प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। इस तरह की घटना ने शिक्षा जगत को स्तब्ध कर दिया है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस घटना से कॉलेज हॉस्टल में लड़कियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जबलपुर से NDTV के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट। भोपाल में फरहान की ब्लैकमेलिंग फैक्ट्री के राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। फरहान और उसके दोस्त कैसे काम करते थे, इसके तार कहां कहां तक फैले हुए थे, कैसे लड़कियां इनके हथकंडों के आगे मजबूर हो जाती थीं, ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने 2 दिन तक छानबीन की। इस बीच पूरे राज्य में ऐसे संभावित मामलों का पता लगाने के लिए SIT गठित कर दी गई, क्योंकि यकीनन जो कुछ भोपाल में हुआ वो बेहद संगीन है। ये महिला आयोग की टीम है। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप, गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग के मामले को लेकर रायसेन रोड स्थित कॉलेज में पहुंची, जहां कॉलेज प्रशासन अधिकारियों और पीड़ित छात्राओं को पढ़ाने वाले स्टाफ से पूछताछ हुई। भोपाल में हुए रेप कांड को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी इस मामले में जांच पड़ताल के लिए गठित की गई थी। वो 3 सदस्यीय टीम पिछले 3 दिनों से भोपाल में ही मौजूद है और आज टीम प्रबंधन यानी कि कॉलेज प्रबंधन से पूछताछ करने के लिए संबंधित कॉलेज पहुंची है। SDM इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं के साथ में यहाँ पर आयोग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी। वो टीम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। अब देखिए, टीम में जितनी भी लोग मौजूद है वे सभी लोग यहाँ पे आज पहुंचे थे। जांच कमेटी की अगर बात करें तो यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की और साथ ही में पूछताछ की है। कॉलेज आई थी और अभी आपने देखा यहाँ पे क्लब 90 पे आई थी जी,
सर आगे कितनी कार्रवाई उनके द्वारा भी ये की आयोग की टीम ही बता पाएगी। मैं तो जस्ट चूंकि एरिया में थे, वो आए थे इसलिए मैं देखने आया। वो अपना कर रहा है, उनकी एक टीम बनी हुई है, वो अपना इंक्वायरी कर रहा है। इसके बाद महिला आयोग की टीम क्लब 90 पहुंची कॉलेज से महज 100 मीटर दूर नगर निगम की वही प्रॉपर्टी जहां मासूमियत का सौदा होता था। एनडीटीवी के पास मौजूद ये तस्वीरें बता रही हैं, ये महज एक इमारत नहीं बल्कि एक जाल था जहां कई जिंदगियां तहस नहस हुई। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और अब जांच जारी है। दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की एक समिति भी गठित की गई थी। वो टीम जो है वो पिछले 3 दिनों से भोपाल पहुंची हुई है और इस वक्त जांच पड़ताल करने और मामले में कार्रवाई करने के लिए वे क्लब 90 पहुंचे हैं, जहां पर ये आरोप लगाए थे कि जो आरोपी थे वो पीड़िताओं को लेकर पहुंचते थे। मौके पर टीम जो है वो जगह जगह पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आप जो टीम देख रहे हैं उसमें समिति की अध्यक्ष और झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर मौजूद है। जबलपुर हाईकोर्ट की अधिवक्ता निर्मला नायक यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के साथ में यहाँ पर जो आयोग है उसके अपर सचिव आशुतोष पांडे भी मौजूद है। 10 दिनों का समय टीम को दिया गया है ताकि टीम 10 दिनों में पूरी कार्रवाई करके जो विशेष रिपोर्ट है उसे अधिकारियों को और सौंप सके। करीब 1 वर्ष पहले की बात है और ये जो हमारा पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हैं फरहान और अली, ये एक एक करके कमरे पे ले गए थे किसी भी तरह से बहाने से, और वहाँ कमरे पे दोनों के द्वारा इनका रेप किया गया था। इसीलिए हमने गैंग रेप की धारा 376D और 506 उनको धमकी देने की, वीडियो ब्लैकमेल करने की और भी ऐसी बातें थी जो कि धर्म संबंधी थी, तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएँ लगाई हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत अप्रैल की 10 तारीख से हुई। गर्मी से झुलसता भोपाल बाग सेवनिया थाने में पुलिसकर्मी रोज की तरह अपने केस की फाइलों में डूबे थे। तभी एक डरी सहमी थरथराती हुई आवाज उनके चैम्बर में पहुंचती है। सामने खड़ी थी एक लड़की, बोली, सर एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, उसके मोबाइल की जांच होनी चाहिए। किसी आम शिकायत की तरह थानेदार ने लड़के को थाने बुलवा लिया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया, लेकिन जो उन्होंने उस फोन के भीतर देखा उसे न सिर्फ पुलिस महकमे को चौंका दिया बल्कि पूरे शहर को हिला कर रख दिया। उस मोबाइल में थे 12 से ज्यादा अश्लील वीडियो, हर वीडियो में एक अलग लड़की, और उसी पल शुरू हुआ एक सनसनीखेज खुलासा रेप, गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के एक ऐसे नेटवर्क का जिसने भोपाल और आसपास की मासूम जिंदगियों को शिकारी जाल में जकड़ रखा था। पुलिस को शक है ये वीडियो पॉर्न इंडस्ट्री में बेचने की तैयारी थी। मोबाइल से डिलीट वीडियो भी रिकवर हो रहे हैं, बैंक खातों की जांच चल रही है। ये बात सही है, अगर पुलिस बहुत तत्परता से काम नहीं करती, पुलिस बहुत सारी चीज़ों में खुद इनिशिएटिव नहीं लेती, तो एक संभावना थी और ये बिल्कुल संभव था, और आरोपी का भी ऐसा कहना था, वो वीडियो वायरल कर दिया। 2 मई को भोपाल के 26 चौराहों पर प्रदर्शन हुआ। इस घिनौनी वारदात के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर कैसे लड़कियों को फांसता था ये गैंग, कैसे बनता था यकीन का रिश्ता जो बनता था ब्लैकमेलिंग का हथियार। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में। एक बड़े कॉलेज के बाहर कुछ युवा बातचीत कर रहे थे, वहीं पहुंची 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की अपनी बड़ी बहन से मिलने, लेकिन उसे नहीं पता था इस मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बड़ी बहन की दोस्ती के बहाने छोटी बहन को निशाना बनाया गया और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी हॉरर थ्रिलर से कम नहीं। 16 साल की नाबालिग फरहान उसे बाइक पर घुमाने ले जाता है, फिर एक दिन भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक कमरे में ले जाकर उसका बलात्कार करता है, वीडियो बनाता है और धमकी देता है, अगर कुछ कहा तो सबको दिखा दूंगा। इसके बाद कई बार जबरदस्ती, धमकी, मारपीट और ब्लैकमेल। 8 अप्रैल की रात फरहान इंदौर पहुंचता है। आधी रात को लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है, चाकू दिखाता है, फोन छीनकर फ्लाइट मोड में डाल देता है और बनाता है न्यूड वीडियो। उस दिन लड़की ने अपने डर को हिम्मत में बदला, रिश्तेदारों से बात की और 10 अप्रैल को भोपाल के बाग सेवनिया थाने पहुंच गई। जब फरहान को हिरासत में लिया गया और उसका फोन खंगाला गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक साहसी मोड़ की भी कहानी। पीड़िता ने हार नहीं मानी, उसने वीडियो देखकर दूसरी लड़कियों की पहचान की, उनसे संपर्क किया और कहा, डरोगे तो ये गैंग और बढ़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कुछ लड़कियां जो बदनामी के डर से पढ़ाई छोड़कर गांव लौट गई थी वो भी लौट आईं। अब तक 6 लड़कियां FIR दर्ज करा चुकी हैं। इस मामले में फरहान मुख्य आरोपी है। लड़कियों को फांसने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई लड़कियों से उसने ज्यादती की। साहिल खान मूलतः पटना का रहने वाला है, अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लास चलाता था। इसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। अली खान जून 2024 में अशोका गार्डन के एक होटल में बंगाल की छात्रा से दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर फरहान को भेजा। जुलाई 2024 में मिलने के बहाने बुलाया, यहाँ पहले से फरहान मौजूद था। वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर फरहान ने गलत काम किया। साद उर्फ शमसुद्दीन मैकेनिक है और फरहान का दोस्त।
500 रुपए के लालच में यही लड़कियों को लाता ले जाता था। फरहान के कहने पर जबरदस्ती उन्हें गांजा पिलाने का भी काम करता था। अबरार कोलकाता का रहने वाला है, भोपाल पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस चला गया। गिरफ्तारी के लिए टीम कोलकाता रवाना हुई। इसके कमरे में लड़कियों से दुष्कर्म हुआ। नबील बिहार का रहने वाला है, बीच में पढ़ाई छोड़कर चला गया। लड़कियों को बदनाम करने में इसकी भूमिका रही, इसके भी कमरे का इस्तेमाल किया गया। उसका कुछ तो गलती है ना। अब बाप हूँ तो मैं उसको छोड़ तो दूंगा नहीं। अगर उसने गलती की है तो न्यायालय सजा देगा, और मैं तो उसको निकाल ही दिया है। अब मेरे दिल से उतर गया है। मैंने जिस तरीके से उसकी परवरिश करी, जिस तरीके से उसको रखा, तो अब इस तरीके से दोस्त यारी में साथ रहने के बाद उन्होंने जो कहा, तो उससे तो मेरे दिल से उतर ही गया ना। इस मामले में सिर्फ अबरार अब फरार है। 2 मई 2025 की रात करीब 11 बजे भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस फरहान को उसके साथी अबरार की तलाश और सबूत जुटाने के लिए सीहोर के बिल्किसगंज के लिए लेकर निकली। आरोपी ने रास्ते में टॉयलेट करने का बहाना बनाया, गाड़ी रुकवाई, सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस और आरोपी के बीच झूमाझटकी हुई, गोली चली जो फरहान के पैर में लगी। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। रातीबड़ के पास जो सर्वर गांव पड़ता है, वहां पर जो ये मुख्य आरोपी है फरहान, उसके द्वारा टॉयलेट जाने का बोल करके गाड़ी रुकवाई गई, जिसमें जब जो स्टाफ उसके सुरक्षार्थ लगा हुआ था, उसमें से सब इंस्पेक्टर से उसने पिस्टल छीनने का प्रयास किया, जिसमें उन दोनों के बीच में छीना झपटी हुई और एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ, जिसमें फरहान को जो है पैर में गोली लगी है। उधर सरकार ने पूरे राज्य में लड़कियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से प्रेम जाल, धोखे, धमकी के माध्यम से धर्मांतरण की जांच को लेकर राज्य स्तरीय एसआईटी का गठन कर दिया है। टीम की कमान भोपाल देहात के आईजी अभय सिंह को सौंपी गई है। एसआईटी संबंधित जिलों में हुई ऐसी घटनाओं की पहचान और विस्तृत जांच करेगी, जिनमें बालिकाओं या महिलाओं को बहलाकर, धमकाकर या प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए विवश किया गया हो। घटना में शामिल लोगों या गिरोह की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। किसी अंतर्राज्यीय या विदेशी नेटवर्क की संलिप्तता की भी जाँच होगी। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बनाया था, धर्म स्वातंत्र अधिनियम, उसके तहत कार्रवाई भी हुई। भोपाल के मामले में भी एसआईटी गठित की गई थी, पर उसके बाद 2-3 शहरों से और ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, तो प्रदेश लेवल की एसआईटी बनी है और ये सुनिश्चित है कि इस तरह से किसी को भी बर्दाश्त बख्शा नहीं जाएगा, घोर से घोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गैंग की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो अब जाग रहा है, उस समाज की जो अब आवाज उठा रहा है, और उन लड़कियों की जिन्होंने अपनी टूटती आवाज को हथियार बना लिया है। भोपाल से निहारिका शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। रायपुर का नगर निगम इन दिनों अखाड़ा बन गया है। यहाँ एक नहीं 2 नेता प्रतिपक्ष हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस के खेमे में भले ही गिने चुने पार्षद हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर ऐसा हंगामा मचा कि जिला अध्यक्ष और पीसीसी ने अपना अपना नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और अब नगर निगम चुनाव हारने के बाद कांग्रेस संगठन में घमासान मचा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि पीसीसी अध्यक्ष के फैसले को जिला अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं। रायपुर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने 1 महीने पहले रायपुर नगर निगम के लिए कांग्रेस पार्षद संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया। निगम सभापति ने भी संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष मानकर निगम में चैम्बर आवंटित कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद 17 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गिरीश दुबे का फैसला पलट दिया। पीसीसी ने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। पीसीसी के आदेश पर जिला अध्यक्ष ने चुप्पी साध ली, लेकिन संदीप साहू की नियुक्ति रद्द नहीं की, जिसके बाद पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। पीसीसी ने विवाद को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो अपनी रिपोर्ट देगी। जांच समिति में लेखाराम साहू, प्रेमचंद जायसी और सुनील माहेश्वरी को रखा गया है। विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है और इसके लिए हम लोगों ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। लेखाराम साहू जी के संयोजकता में हमारे प्रेमचंद जैसी जी, सुनील माहेश्वरी जी, तीनों का हम लोगों ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए और 1 to 1 जो है हमारे पार्षदों से और हमारे वरिष्ठ जनों से, सब लोगों से जो है चर्चा कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद जो भी निर्णय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे ऊपर के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, जो भी इस रिपोर्ट के लिए आने के बाद जो भी निर्णय करना हो निर्णय कर लें। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पीसीसी अध्यक्ष की तरफ से सभी जिला अध्यक्षों को पहले ही साफ निर्देश दिए गए थे कि पीसीसी प्रदेश की सभी 10 निगम में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करेगी।
लेकिन उसके पहले ही रायपुर जिला अध्यक्ष ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया, जिसको लेकर विवाद जारी है। इधर कथित नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने भी पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। 7 पार्षद जो हैं कांग्रेस पार्टी के झंडे तले हमने चुनाव जीता, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष जब बात आ रही है तब नेता प्रतिपक्ष पहले ही डिसाइड हो चुका है, पूरे लेटर आयुक्त के पास पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी निर्दलीय बनाया जाता है तो ये तो गलत है। हम 7 पार्षद क्या काबिलियत हम नहीं है क्या कि हम नहीं बन सकते? सब में काबिलियत है सबको। या तो हम अगर संदीप साहू में कोई दिक्कत है तो 7 पार्षद और हैं, आप बनाइए, उनको बनाइए, नेता प्रतिपक्ष बनाइए, उपनेता बनाइए। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी जो किसी ने निर्णय लिया है, मेरे ख्याल तानाशाही रवैया है। एक लेटर के जरिए आप जारी कर देते हैं कि आज के बाद ये संदीप साहू पदमुक्त होते हैं और ये आकाश तिवारी जो है नेता प्रतिपक्ष बनती है, ये तो गलत है। इधर पार्टी पर दबाव बनाने के लिए संदीप साहू के समर्थन में कांग्रेस पार्षद ने पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी को इस घमासान पर चुटकी लेने का मौका मिल गया है। देखिए, कांग्रेस की पार्टी है वो अब सही में नगर निगम में शून्य हो चुकी है। जनता ने उनको सिरे से खारिज कर दिया था। अब उनके जनप्रतिनिधि भी उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। वो अपने जनप्रतिनिधियों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप जो गिनती के चंद पार्षद थे वो भी अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर इस्तीफा दे दिए हैं। अपने पार्टी से वो भी असंतुष्ट है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि सब ठीक हो गया है, पार्टी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये वो तो एक हमारा घर का मैटर है, घरेलू मैटर है, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने दिया है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सब स्थितियों को संभाल लिया गया है और सब जो है कांग्रेस पार्टी के साथ। रायपुर नगर निगम में 2 नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद पीसीसी और जिला अध्यक्ष के बीच में ठनी हुई है। दोनों अपने फैसले को वापस लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में पीसीसी ने 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की, जो अपनी रिपोर्ट जल्द पेश करेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब पीसीसी की बात डीसीसी मानने को तैयार नहीं, ऐसे में पर्यवेक्षक की रिपोर्ट को डीसीसी मानेगी या पीसीसी उसे लागू कराएगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।